जल्दी से जुड़ जाएं भाई सभी लोग। टाइम हो चुका है। नमस्कार गौतम जी। नमस्कार दीक्षा। गुड मॉर्निंग। और लोग भी जल्दी से आ जाएं। अब तक की कोई चीज में कोई समस्या? आवाज साफ आ रही है? एक बार आवाज की और बता दो। सनी दीक्षा तुम लोग बताओ आवाज। ओके। वीडियो ओके। सब चीज ओके है ना? चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम करेंगे एक ग्रुप तो करेंगे पूरा वन वर्ड्स का और लगभग 10-20 इडियम्स फ्रेजेस, और कल से हम लोग टॉपिक शुरू कर देंगे। चलो भाई। देख लेना पहले ये वाला ग्रुप करवाया है नहीं करवाया अभी तक, पहले इतना तो मुझे बता ही देना। हेडिंग दिखाई दे रही है? चेक करना ये वाला ग्रुप करवाया नहीं करवाया। वैसे मुझे नहीं लगता मैंने करवाया है। नहीं कराया। श्योर हो ना? कहीं कल की तरह कोई गड़बड़ हो जाए फिर। यस। चलो भाई, अब देखना भाई इस ग्रुप में क्या है। यहां पे हमने हेडिंग डाली है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रन बाय। ठीक है दीक्षा, बस मैं यही करा रहा हूं। गवर्नमेंट रन बाय, ठीक है ना, कि सरकार जो चलती है वो किसके अकॉर्डिंग चलती है, तो उसको क्या कहेंगे। तो पहले अपने दिमाग में भर लेना। पहले तो सरकार का, यहां पर गवर्नमेंट का मतलब है शासन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शासन। अब शासन किसका है उसके ऊपर जो, मतलब जो जैसे मान लो किसी जगह पे कोई जगह ऐसी है। अब ये जरूरी नहीं है कि शासन का मतलब यहां पे हम कोई देश की बात कर रहे हो सकता है कि कोई देश हो सकता है कोई गांव हो सकता है कोई गली हो सकता है कोई मतलब जो मोहल्ला हो सकता है मतलब कोई भी चीज हो सकती है, मतलब स्कूल हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि यहां पर मतलब जो है साफ साफ ये लिखा हो कल की वीडियो अपलोड नहीं हुई। हो जाएगी भैया, वो एक्चुअल में टाइम लगता है अपलोड होने में। कल नहीं थे क्या तुम लाइव? कल लाइव नहीं थे क्या तुम? तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगी आपको वीडियो, टेंशन ना लो। चलो पहले मैं क्या बताना चाह रहा था ये चीज समझना। देखो, गवर्नमेंट रन बाई का मतलब है शासन, किसका शासन चलता है, जैसे किसी देश में या गांव में गली में मोहल्ले में, मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पर। जैसे मान लो अगर किसी जगह पर कोई राजा या रानी की चलती है तो उसे क्या कहेंगे, इस तरीके के वर्ड्स के लिए है ये, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट के लिए जो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, जो शब्द नॉर्मली याद रखने हैं, वो है एक शब्द है आर्की। एक शब्द आपको क्या याद रखना है? आर्की। और एक शब्द आपको याद रखना है क्रेसी। ये दो शब्द आपको याद रखने हैं, आर्की और क्रेसी। ठीक है, आर्की और क्रेसी। ओके की रिपोर्ट देते रह करो बीच चीज में। दो शब्द याद रखने हैं, आर्की और क्रेसी, जैसे आपने पढ़ा होगा। जैसे मान लो हम अगर वैसे बात करें, अगर किसी घर में पिता की चलती है तो हम उसको क्या बोलेंगे मालूम है? पैट्री आर्की। अगर आप लोगों को वो ध्यान हो, मैंने मर्डर के लिए लिखवाया था पैट्री शब्द किसके लिए? पिता के लिए। तो पैट्री आर्की का मतलब होता है जहां पर पिता की चलती हो, ऐसा कोई घर, ऐसा कोई फैमिली। और मैट्रियार्की का मतलब होता है जहां माता जी की चलती है। किसकी चलती है? माता जी की चलती है।
पैट्रियार्की और मैट्रियार्की। प्रियंका, ओके, समझ में आ रहा है ना। पैट्री मतलब पिता के लिए, मैट्री मतलब माता के लिए। तो आर्की और क्रेसी, आर्की और क्रेसी शब्द जो होते हैं वो सरकार के लिए इस्तेमाल होते हैं, तंत्र के लिए, कि किसका तंत्र चलता है ना। अब जरूरी नहीं है कि तंत्र हमेशा किसी देश में ही हो। जैसे मैं आपको कहना, हो सकता है कोई गांव हो सकता है कोई मोहल्ला हो सकता है कोई गली हो, ठीक है, कैसे भी सेंस में हो सकता है। तो अगर अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये वाली बात तो आप कर लोगे कॉपी, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, इसे मिटा दूं, इतने हिस्से को मिटा दूं ताकि साफ साफ दिखाई देगा। नो, कॉपी करना है प्रियंका तो फटाफट कॉपी कर लो। ये दो शब्द ध्यान रखने हैं, आर्की और क्रेसी। थोड़ी सी जगह चाहिए हमें, लंबे लंबे शब्द आएंगे। अब हो गया। अब मैंने जैसे आपको बताया दो शब्द क्रेसी और आर्की आपको ध्यान रखना है। हल्का सा मैंने इसको बड़ा भी कर दिया है। अब देखो, जहां पर कोई राजा या रानी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राजतंत्र, क्या बोलते हैं, राजतंत्र। अभी भी दुनिया भर में कई देश ऐसे हैं जहां पर राजाओं की चलती है। जैसे अगर हम अपने अगल बगल के देशों में देख लें तो भूटान, कुछ समय पहले तक नेपाल भी था जहां पर राजा रानी का शासन था। जॉर्डन, ठीक है, दुबई में राजा रानी का है, मेरे ख्याल से जापान में भी राजा रानी है, ठीक है। जो भी है, जो भी ऐसे देश होते हैं जहां पर राजा रानी राजतंत्र चलता है, उस जगह उस तंत्र को बोलते हैं मोनार्की। MONARCHY, मोनार्की। उस तंत्र को क्या बोलेंगे, मोनार्की। कोरिया, हाँ जो भी है, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का तो बिल्कुल अलग ही सिस्टम है, ठीक है। मोनार्की, जहां किसी एक सिंगल व्यक्ति की चलती है, जहां किसी एक सिंगल व्यक्ति की। अब देखो जैसे ये हाँ, जैसे मतलब जो वो किम जोंग फुंग है, ठीक है, जो तानाशाही टाइप के जो लोग होती हैं उनके। अब देखो, जहां पे सिंगल एक व्यक्ति की चलती है उसको ये भी बोलते हैं ऑटोक्रेसी भी बोलते हैं। शब्दों को समझ के चलना। एक शब्द और है मोनो आर्की। मोनो, मोनो मीन्स वन, मोनो आर्की या मोनोक्रेसी भी बोल देते हैं, मोनोक्रेसी। अभी तो लिखे कैसे भी आ सकता है। देखो, ये तो मोनार्की, ध्यान रखना, ये मोनो आर्की या मोनोक्रेसी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, एक और होता है डिक्टेटरशिप। आप लोगों ने सब सुना हो, जैसे जो ये नॉर्थ कोरिया में चलता है किम जोंग फुंग वाला, वो क्या है, डिक्टेटरशिप। क्योंकि जरूरी नहीं है कि कभी कोई एक सिंगल आदमी की चलती हो तो वो गलत ही हो, ठीक है ना। कभी कुछ जगहों पर बहुत अच्छा भी रहता है, ठीक है। तो अगर गलत चलता है, अगर वो अपनी अपनी चलाता है, जैसे जर्मनी का हिटलर था, डिक्टेटरशिप, ठीक है। और अगर सही तंत्र चल रहा है तो उसे ऑटोक्रेसी या मोनोक्रेसी या मोनो आर्की भी बोलते हैं। अब हमारा इंडिया, जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि, जैसे हमारे इंडिया में हम लोग सब चीजें खुद से चुनते हैं, लोग चुनते हैं हर चीज को, चाहे सभासद हो चाहे सांसद हो, ठीक है ना। हम लोग वोट डालते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं, वही लोग हम पर राज करते हैं, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब होता है जनता, जहां जनता चुनती है लोगों को, डेमोक्रेसी। मोनार्की, ऑटोक्रेसी या मोनोक्रेसी या मोनोआर्की, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। यहां तक ओके। अब देखो, अगर कोई जगह ऐसी हो जहां पर बड़े बूढ़ों की चलती हो, जैसे अभी भी आप गांवों में चले जाओ तो वहां पर बड़े बूढ़ों की चलती है, बड़े बूढ़ों ने जैसा कह दिया वैसा ही पालन होता है। तो ऐसी कोई जगह जहां पर बड़े बूढ़े, अब जैसे मतलब हमारे भी गांव है, गांव में मतलब कुछ परिवार हमारे ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी उनके घर के बुजुर्गों ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। तो उनके घर में, मतलब ये जरूरी नहीं है कि तंत्र का मतलब है सिर्फ देश के लिए ही हो। जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है कोई घर हो, कोई परिवार हो, उस परिवार में बड़े बूढ़ों की चलती है, जो बड़े बूढ़ों ने कह दिया, जो उनकी दादी जी ने या दादाजी ने कह दिया वही होना है, किसी के और की नहीं चलती है। तो अगर ऐसा कोई तंत्र है तो उसको बोलते हैं जेरोंटोक्रेसी। मैंने आपको थोड़ा बहुत शब्द भी लिखवाया था जेरा करके, अगर आपको ध्यान हो तो। जेरेंटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, मोनोआर्की, इस तरीके का सिस्टम है। और अगर हम पूरा तंत्र सौंप दें अमीरों को, जैसे मान लो हम भारत की राजनीति पूरी सौंप दें अंबानी, अडानी और आपके टाटा, बिरला, इन लोगों को सौंप दें कि भैया तुम लोगों का पैसा तुम चलाओ, ठीक है ना, तुम जो कहोगे वही हम करेंगे, बस तुम लोग अपने पैसों से हमारे देश को समृद्ध बनाओ या जैसे भी है। तो अगर अमीरों की चलती है तो उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी।
अब तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान हो तो प्लूटोमेनिया करके भी लिखवाया था मैंने एक वर्ड, प्लूटोमेनिया। प्लूटोमेनिया का मतलब था जिसमें वो पैसे ही पैसा कमाना चाहते हैं। तो देखो प्लूटो यहां पे भी आ गया, प्लूटो वहां पे भी आ गया, बस यहां पे क्या सब जुड़ा हुआ है, क्रेसी, वहां पे क्या सब जुड़ा हुआ था, मैनिया। ओके, इसके टोटल 14 हैं, ये 7 हैं, फिर इसके बाद जो दूसरा आएगा उसमें भी 7 और हैं। प्लूटोक्रेसी। एक होता है पढ़े लिखों की सरकार, जहां पर हम किसी, अगर जैसे मान लो हम किसी जगह पर रहते हैं और हम वहां पर जो सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, जो पुरोहित या जो पंडित जी हैं या जो शास्त्री जी हैं, उनको सौंप दें कि भैया जो आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे, आप जैसा कहोगे वैसा ही यहाँ का व्यवस्था चलेगी, यानी कि उनके ऊपर पूरी शासन सौंप दें, तो उस शासन को क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एरिस्टोक्रेसी। ये नॉर्मली दोस्तों के बीच में भी चलता है। अगर आप 5 दोस्त हो और आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो वो 4 आपकी बातें मानेंगे, तो वहां पे आपका क्या है, वो एरिस्टोक्रेसी चल रहा है, क्योंकि वो पढ़े लिखों की बात मान रहे हैं। आपके पास ज्यादा पैसा तो आपकी चल रही है, तो वो क्या है, प्लूटोक्रेसी। होता नहीं होता, ये नॉर्मल चला आ रहा है। जैसे गांवों में, फिल्मों में देखा होगा आपने, गांव में जमींदार है, जमींदार कौन है, जमींदार कोई राजा तो है नहीं है, लेकिन जमींदार है, उसका ज्यादा पैसा तो वो गांव में हुकूमत करता आया है, तो वो प्लूटोक्रेसी। तो ये सब चीजें हम लोग आसपास देखते रहते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्यू पर्सन, एक होता है कि कुछ लोगों को हम चुन लें और उनसे कह दें, कुछ लोगों को हम नियुक्त कर दें और उन लोगों से कह दें आप जैसा कहोगे बिल्कुल वैसे ही होगा, मतलब पूरी पावर उन्हीं को सौंप दी जाए, पूरी ऑथोरिटी उन्हीं को सौंप दी जाए। अब ये नॉर्मली कहां पे होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ये नहीं है कि जो कंपनी का मालिक है वही मतलब जो कह देगा वो होगा, ये सब मिलकर फैसला करते हैं। जैसे ये 6 लोग चुन लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ये 6 लोग मिलकर मीटिंग करते हैं, फैसला सुनाते हैं, फिर वही चीज कंपनी में लागू हो जाती है। ये नहीं है कि अब जैसे अंबानी ने जो कह दिया वही रिलायंस में होगा, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो सब मिलकर फैसला लेते हैं। वो चीज अलग है कि मालिकाना हक अंबानी जी के पास है, मुकेश अंबानी के पास, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी एक वैल्यू होती है। तो जो उनका शासन चलता है, जो वहां पर उनकी चलती है, ऐसे को क्या बोलते हैं, ओलीगार्की। ओलीगार्की, ये भी कई बार पेपरों में आ चुका है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आर्की और क्रेसी, मोनार्की, ऑटोक्रेसी, मोनोआर्की या मोनोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, कुछ भी लिखा हो सकता है, डेमोक्रेसी, जेरेंटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ओलीगार्की। वन वर्ड्स भी बहुत जरूरी होते हैं। अब जैसे कल किसी चीज का पेपर था, मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा, मेरा स्टूडेंट देके आया था, एसएससी से जुड़ा हुआ था, तो शायद सीएचएसएल का था, किस चीज का था, तो वो स्टूडेंट आके बोला कि सर जो चीज आपने बताई थी वो सब चीजें लगभग पेपर में आई हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। तो अच्छा लगता है जब कोई पेपर दे के आते हैं बच्चे, तो इसीलिए कह रहा हूं आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से सुने, रेगुलर रहें। ओके, एक बार ओके की रिपोर्ट दे दो। ठीक है, सबका ओके। अगले ग्रुप पर चलते हैं, उसी का है, मतलब 7 वो थे, 7 ये हैं। हर प्रकार का तंत्र होता है, सही है, सेम हेडिंग वही है, गवर्नमेंट रन बाई, थोड़ा सा और इधर। अब देखो, अब यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स का मतलब होता है जो अफसर, हिंदी में जिसे हम बोलते हैं अफसरशाही, अफसरशाही, यानी कि जहां पे ऑफिशियल्स को, जो कहते हैं अधिकारी है, उन लोगों को सौंप दी जाएगी भैया तुम लोग चलाओ, यानी कि हर जगह अधिकारी बना दिए जाए और उन्हीं लोगों के अंडर में शासन दे दिया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्यूरियोक्रेसी। क्या बोलेंगे, ब्यूरियोक्रेसी। ये स्पेलिंग एरर के लिए भी आता है, स्पेलिंग्स में भी बहुत से लोग गलत करते हैं। ब्यूरियोक्रेसी, BURAUCRACY, ब्यूरियोक्रेसी। ठीक है, अच्छा ये दोनों देखो, इन दोनों को समझने के लिए आपको टाइम लगेगा। अब देखो, मैंने गॉड के लिए आपको एक शब्द बताया था, थियो, ध्यान है, यस और नो। अगर शुरुआत के दिनों की अगर आप लोगों ने कभी सब वीडियोस देखी हो, गॉड के लिए मैंने एक रूट वर्ड बताया था, थियो। ठीक है, हाँ, अगर आपने पहली पहली वीडियोस, मैंने शायद यूट्यूब पर पहली वीडियो थी, मैंने उसमें समझाया था। ठीक है, तो गॉड के लिए थियो। अब जो सिंगल रिलीजन का मतलब क्या, धर्म, धर्म के भी क्या होते हैं, कोई ना कोई गॉड होते हैं, हर धर्म के अपने अपने कोई
गॉड है। जब मुस्लिम धर्म में अल्लाह है, हिंदू धर्म में भगवान है ना, हर एक धर्म में कोई ना कोई होते हैं, जीसस हैं, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब दोनों का ही लगा जुड़ा हुआ किससे है? धर्म से। अब पहले तो इनको समझना। और सिंगल रिलीजन का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जहां पर कोई एक सिंगल रिलीजन वाले लोग रूल करते हैं। जैसे पाकिस्तान में इस्लाम धर्म के ही लोग ज्यादा हैं, बहुल में हैं, और मतलब अत्याधिक हैं। वहां पर और कोई दूसरा धर्म ज्यादा नहीं है, बहुत नाम मात्र के लिए, ठीक है। तो वहां पर इस्लाम धर्म है पूरी तरह से। अब ये नहीं है कि वहां पर कोई हिंदू प्राइम मिनिस्टर बन सकता हो, हिंदू प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता कि कोई सिख प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ऐसा नहीं है। वहां पर इस्लाम धर्म है तो इस्लाम धर्म के ही लोग चुने जाते हैं। श्रीलंका पहुंच जाओ, श्रीलंका में दो धर्म के लोग ज्यादा हैं। मैं आपको थोड़ी सी वैसे बता दे रहा हूँ, सिंहली और तमिल। तो वो सिंहली जो है 70% है, तो वहां पर ज्यादातर जो बड़े बड़े पोस्ट है वो सब सिंहली के लिए हैं, ठीक है। तो ये भी चीजें चलती हैं। तो अब हो सकता है चेंज हो गया हो, मैंने जैसे पढ़ी थी कभी अपने टाइम पे उस चीज की बता रहा हूं। तो आपको देखो, गॉड के लिए और रिलीजन के लिए आपको याद रखना है थियोक्रेसी। अगर किसी सिंगल धर्म की चलती है तो उसको क्या बोलेंगे? थियोक्रेसी। और गॉड के ऊपर चलती है, भगवान भरोसे छोड़ रखी है, तो उसको बोलते हैं थियार्की। क्या बोलेंगे उसे? थियार्की। अब देखो, आर्की और क्रेसी, ये थियो नहीं है, थियार्की, और ये थियोक्रेसी, शब्द दोनों में आना है। थियार्की और थियोक्रेसी। और जहां कोई, जैसे हमारा भारत है, कोई सिंगल धर्म की कोई वो नहीं है। हमारे इंडिया में मुस्लिम राष्ट्रपति रह चुके हैं, सिख प्रधानमंत्री रह चुके हैं, है ना। तो हिंदू धर्म हो, कोई ये नहीं कि हिंदू ज्यादा है तो हिंदुओं की चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म निरपेक्ष जैसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धर्म निरपेक्ष। तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म, थियार्की, थियोक्रेसी, सेकुलरिज्म। नो सिंगल रिलीजन का मतलब है वेयर ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड नो रिलीजन गेट्स एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। सेकुलरिज्म समझ में आ रहा है? धर्म निरपेक्ष, जहां कोई तंत्र ही ना हो, जहां कोई मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस ही ना हो। अब बहुत से देश ऐसे हैं, अफ्रीका चले जाओ, वहां पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अब कोई कॉन्गो, जायर, पता नहीं कौन कौन से देश हैं जहां पर अब कोई सिस्टम ही नहीं है। वहां पर मारकाट मची हुई है, लूटपाट मची हुई है, कोई नियम व्यवस्था नहीं है, कोई शासन नहीं है किसी का भी, जिसको जो मर्जी में वो कर सकता है। कोई मतलब वो नहीं है, जिसमें दम हो वो टिकेगा। इस तरीके के भी देश हैं, सोमालिया, सूडान, हर जगह पर चलता रहता है। तो ऐसी जो जगह होती हैं, वहां पर क्या तंत्र चल रहा है? हिंदी में इसको बोलते हैं अराजकता, एनार्की, बिना किसी राज्य के, एनार्की, सेकुलरिज्म, थियोक्रेसी, थियार्की। अब देखो यहां पे एक और है वर्स्ट सिटीजन्स। जैसे आपने देखा होगा हिंदी फिल्मों में, घातक फिल्म देखी हो, मेरी तो फेवरेट मूवी है वो। तो उसमें कातिया की चलती है अपने क्षेत्र में। तो कातिया कौन है? वहां का सबसे बुरा व्यक्ति, उसी की चलती है, उसका ही शासन चल रहा है वहां पर उस क्षेत्र में। मैंने ये कहा है कि जरूरी नहीं है देश से रिलेटेड हो, सही है। तो जो सबसे बुरे लोग हैं उनकी चलती हो, सही है, तो उसको बोलते हैं केकिस्टोक्रेसी। क्या बोलेंगे उसे? केकिस्टोक्रेसी। और जहां भीड़ तंत्र चलता हो, भीड़ ने जो कह दी, भीड़ ने कह दी हाँ तो हाँ, ना तो ना, ये तो ये, वो तो वो, भीड़ तंत्र, उसको बोलते हैं मोबोक्रेसी। मॉब का मतलब होता है अनियंत्रित भीड़, मोबोक्रेसी। मॉब से याद रख सकते हो। तो याद तो आपको रखने ही पड़ेंगे। आ चुके हैं लगभग। ओलिगार्की कई बार आ चुका, ब्यूरोक्रेसी कई बार आ चुका, लेकिन ब्यूरोक्रेसी स्पेलिंग एरर में ज्यादा आता है, वैसे नहीं पूछते वो लोग, ठीक है ना। थियोक्रेसी आ चुका, थियार्की आ चुका, सभी आते रहते हैं। एनार्की कई बार आ चुका पेपरों में। तो मोबोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, केकिस्टोक्रेसी, एनार्की, सेकुलरिज्म, थियोक्रेसी, थियार्की, है ना। यहां पर पीछे मोनार्की, ऑटोक्रेसी, मोनोआर्की या मोनोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, जेरेंटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की। 14 वाला बता दो। 14 वाला मतलब अफसरशाही, जिसको बोलते हैं ना। जैसे मान लो अभी सेना, सैनिक शासन लग जाए, तो सेना के जो लेफ्टिनेंट जनरल ये लोग हैं, इन लोगों की चलेगी। जो ऑफिशियल्स होती हैं उनका चलना। हिंदी में बोलते हैं अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी। स्पेलिंग एरर्स में आता है।
ठीक है। समझ नहीं आया? मतलब क्या 14 वाला? ऑफिशियल्स का मतलब होता है, जैसे मान लो हिंदी में बोलते हैं अफसर, अफसर बोलते हैं कि तू अफसर बन गया, अफसर हिंदी में अफसर शाही, यानी कि जहां पर अधिकारियों की चलती हो, अधिकारी जो होते हैं अधिकारी वर्ग के लोग, उनकी चलेगी, कोई और लोग नहीं चलाएंगे। जो अधिकारी बन गया वो अपनी हुकूमत चलाएगा, उसकी उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। अब इसको और कैसे समझाऊं? अब एग्जाम्पल देख लेना, मतलब आपको सब चीजों के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप डालोगे सब चीजों के मिल जाएंगे, एनआरकी, ब्यूरोक्रेसी, आपको सब चीजें मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, स्पेलिंग में केकिस्टो में कुछ जगहों पे ए भी लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन मैंने तो डिक्शनरी से मिलान कर रखा है, के ई के आई, ठीक है। अच्छा, इनके अलावा इसमें एक शब्द और आपको ध्यान रखना है, छोटा सा सिंपल सा शब्द है, इजी सा, स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है आपको। मतलब उसमें क्या होता है, जैसे अगर कोई एक सिंगल व्यक्ति या ग्रुप या किसी व्यक्ति को पूरी पावर दे दी जाए, पूरी, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि जैसे आपने देखा होगा वही नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग फुंग जो भी हैं, वो उनके पास क्या पूरी ऑथोरिटी है, आदमी की जिंदगी मौत भी सब उन्हीं के अंडर में है वहां पे, वो जिसको चाहे जान से मार सकते हैं, जिसको चाहे जो कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? अगर ऐसी कोई फुल ऑथोरिटी आती है तो उसको बोलते हैं, छोटा सा वर्ड है, टोटैलिटेरियनिज्म। टोटैलिटेरियनिज्म यानी कि संपूर्ण पावर, ये शब्द याद कर लेना, टोटैलिटेरियनिज्म। बहुत से लोग तो इसको स्पेलिंग याद नहीं रख पाते, लेकिन बोलोगे तो स्पेलिंग इजी है, टोटैलिटेरियनिज्म। ओके, इसका मतलब होता है पूरी ऑथोरिटी, फुल ऑथोरिटी। अभी आप अपनी लाइफ और मतलब जो सब चीज की किसी को ऑथोरिटी दे दो, इसका मतलब है कि आपकी जो सांसें चल रही हैं वो भी उसी के अंडर में है। अब उसने कह दी सांस बंद, तो आपको सांस बंद करनी पड़ेगी, ऐसे। ओके, समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें अब? दीक्षा ओके, सनी ओके, एक कौन बचा, प्रियंका ओके। स्पेलिंग्स भी ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं कुछ इडियम्स फ्रेजेस, ये ग्रुप, ऐसी ग्रुपों में मैं याद करवाता हूं नॉर्मली। मैंने जैसे अब आपको ग्रुप, अगर आप शुरुआत के वीडियोस देखोगे यूट्यूब वाले और वो, तो लवर हेटर करवाए हैं, मर्डर करवाया है ना, मैनिया करवा दिया, कल पीरियड्स वगैरह के बारे में बता दिया, आज ये गवर्नमेंट, ऐसी करके ग्रुप चल रहे हैं। एक पर्सन हु वाला भी करवाया था, बोलने के हिसाब से उनके, तो जो वन वर्ड्स में करा रहा हूं उन्हें ध्यान करते चलना, इंपॉर्टेंट है। चलो, अब चलती हैं इडियम्स ऑफ फ्रेजेस पे। चेक करना इनमें से कोई कराया हुआ तो नहीं है कहीं, फिर तुम लोग कहते हो कि ये वाला हो चुका है, वो वाला हो चुका है। 20 इडियम्स फ्रेजेस हैं, बस अब समझने हैं, और एक आध दो कराए हुए भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखना भाई, पहले समझने की, इसमें समझने की कोशिश ज्यादा करना, ठीक है, और जब मैं अर्थ बताऊं तो उसे लिख लेना। अब हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग बहुत सी चीजें सेकंड हैंड खरीदना पसंद करते हैं। अब जैसे मान लो हमने कोई गाड़ी है, कोई वैसा नॉर्मल 1 लाख की आती है, किसी ने 20,000 में अपनी बेच रहा, तो हमने उसे खरीद ली। अब खरीद तो ली हमने, बड़ी मतलब उसमें, है ना। अब हमने जब चला के देखी तो वो सही नहीं चल रही, या काम ही नहीं आ रही हमारे, हमारे लिए बिल्कुल बेकार की निकली, 20,000 और हमारे गड्ढे में चले गए। उसकी अब रिपेयरिंग करवाते करवाते थक गए, फिर भी वो सही नहीं होके दे रही है। ऐसी कोई चीज अगर हम खरीद लेते हैं, देन वी हैव बॉट अ लेमन। तो बाय अ लेमन का मतलब होता है कभी कभी सस्ते के चक्कर में हम कुछ ऐसी चीज खरीद लें जो हमारे बिल्कुल काम ना आए। लिख लेना अर्थ को। तो बाय अ लेमन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज खरीद लेना सस्ते के चक्कर में जो हमारे बिल्कुल काम ना आए, या जिसमें पैसे लगते ही रहें, यानी कि जो नुकसान का सौदा हो जाए। टू बाय अ लेमन, ठीक है।
टू हिट द बुल्स आई। अरे एक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, यही क्या कहते हैं, हीरोइन का नाम बोल रहा हूं मैं, तापसी पन्नू, इन लोगों की सांड की आंख। सांड की आंख। तो वो सांड की आंख का मतलब क्या है? आपने मतलब निशानेबाजी वाला कॉम्पिटिशन जो आर्चरी वगैरह होते हैं उनमें देखा होगा। तो ये एक पॉइंट होता है 10 नंबर का। इस पॉइंट, इस बिंदु को बोलते हैं बुल्स आई। क्या बोलते हैं? बुल्स आई। वही सांड की आंख, सांड की आंख। फिर मूवी बनी इसी चीज के ऊपर है। तो टू हिट द बुल्स आई का मतलब क्या है? बिल्कुल यही पे निशाना साधना। यानी कि इससे ज्यादा तो बढ़िया सफलता कुछ हो नहीं सकती। यानी कि सर्वाधिक सफलता प्राप्त करना, मैक्सिमम सक्सेस प्राप्त करना। जो चीज चाहिए, जैसे मान लो आप 100 नंबर के पेपर में बैठे और आपके 100 ही आ गए, देन यू हैव हिट द बुल्स आई। जिस चीज की सोच रहे हो वही मिल जाए। जैसे आप नौकरी, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, आप कोई सबसे बड़ी नौकरी चाह रहे हो और वही नौकरी आपको मिल जाए, देन यू हैव हिट द बुल्स आई। मैक्सिमम सफलता प्राप्त करना। टू बाय अ लेमन का मतलब हो गया कोई ऐसी चीज खरीद लेना जो घाटे का सौदा हो, जिसमें नुकसान हो जाए या जिसमें पैसे लगते ही रहें। टू हिट बिलो द बेल्ट। बेल्ट का मतलब है यहां पे कमर। बेल्ट हम नॉर्मल सी बात है कमर पे बांधते हैं, ठीक है। कमर से नीचे कुछ खेल ऐसे होते हैं, बॉक्सिंग वगैरह, जिसमें कमर से नीचे आप प्रहार नहीं कर सकते। अगर आप कमर से नीचे प्रहार कर रहे हो, देन यू आर ब्रेकिंग द रूल। टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है टू ब्रेक द रूल, यानी कि नियम तोड़ना। टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है नियम तोड़ना। ओके की रिपोर्ट दो, समझ में भी आना चाहिए। मैं कोशिश यही करूंगा आपको बड़े कायदे से याद करा दूं इन्हें। अगर आपने मेरी बातें ध्यान रख ली तो आप आसानी से याद रख सकते हो इन्हें। हिंदी भी समझ, मेन चीज है हिंदी में। बहुत से लोग कहते हैं सर इंग्लिश की इंग्लिश में लिखवा दो, वो वैसे ही लंबे समय तक याद नहीं रहता है। हम हिंदुस्तानी, हमें हिंदी ज्यादा चाहिए। पहले इंग्लिश की हिंदी समझ लो, जब हिंदी समझ में आ जाएगी तो पेपर में कैसे भी लिखा हुआ है, ठीक। शिफ्टिंग सैंड्स, किसी को पता है इसका अर्थ क्या है? शिफ्टिंग सैंड्स। मैंने कौन से खुद बनाए हैं? मैं भी पढ़ता रहता हूं, मैं भी ऐसे निकालता रहता हूं। तुम लोग नोवेल ज्यादा पढ़ते हो, मैं अखबार वगैरह ज्यादा पढ़ता हूँ, अब मैगजीन्स पढ़ता हूँ, बस इतना अंतर है। बस ये कि अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो हर चीज इंग्लिश में पढ़े, ठीक है ना। कोशिश यही करें। हाँ, शिफ्टिंग सैंड्स का अर्थ को समझने की कोशिश करना। आप लोगों ने वो यंत्र देखा होगा, पुराने जमाने में चलता था, जिसमें यहां पे रेत भरी होती थी, वो यहां पे गिरती थी। देखा ऐसा कुछ यंत्र? फिल्मों में भी देखा होगा, पुरानी पुरानी अलिफ लैला या ऐसे कुछ। हाँ, तो वो उसमें क्या होता, रेत होती थी, वो गिरता था समय बताने के। पहले घड़ियां तो थी नहीं, पहले ये समय बताते थे। तो शिफ्टिंग सेंस जो यहां से यहां पर शिफ्ट हो रही है, या फिर इसको बाद में पलट दिया फिर वहां से वहां हो रही है, ये क्या है? बदलता समय। शिफ्टिंग सेंस का मतलब होता है द चेंजिंग टाइम, बदलता समय, बीतता हुआ समय। बदलता समय, बीतता हुआ समय, शिफ्टिंग सेंस। अर्थ समझ लेना। जैसे मैं आपसे कहूं, विद द शिफ्टिंग सेंस वी विल गेट ओल्डर। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, बदलता जाएगा, हम लोग बड़े बूढ़े होते चले जाएंगे। एक जैसा तो रहता नहीं है कोई भी। एक्सक्यूज मी ना, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो। हाँ, नमस्ते भैया। हाँ जी, ओके। शिफ्टिंग सैंड्स का मतलब होता है बदलता समय। टू प्लो द सैंड्स, अब देखो सैंड्स का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। मैंने आपको नाउन वाले टॉपिक में भी समझाया था, रेगिस्तान भी होता है, सैंड्स एस लग जाए तो अब रेगिस्तान में आप हल जोतोगे, प्लो का मतलब है हल चलाना। हल चलाओगे तो कोई फायदा है वहां पर? कुछ उत्पन्न कर सकते हो, कुछ प्रोड्यूस कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो टू प्लो द सैंड्स का मतलब होता है कोई व्यर्थ के कार्य में समय बर्बाद करना।
व्यर्थ के कार्य में समय बर्बाद करना। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, असंभव सा काम करने की कोशिश कर रहे हो, देन यू आर प्लोइंग द सैंड्स। टू प्लो द सैंड्स का मतलब होता है कोई असंभव सा कार्य करने की कोशिश करना और उसमें समय बर्बाद करना। ओके, टू हैंग बाई अ थ्रेड। अब कोई चीज धागे से लटकी हुई है, जैसे हम मान लो धागे से हमने कोई चीज लटका दी, धागा, नॉर्मल धागा, धागा ज्यादा उतना मजबूत नहीं होता है, ठीक है, धागा, हम रस्सी नहीं कह रहे, धागा कह रहे हैं। तो धागे से कोई चीज लटकी हुई है तो वो नाजुक स्थिति में है, कभी भी टपक सकती है। तो टू हैंग बाई अ थ्रेड का मतलब होता है नाजुक स्थिति में होना। नाजुक, जैसे मान लो कोई, आप किसी मरीज को लेकर हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर कह रहे हैं भैया इनकी स्थिति बड़ी नाजुक है, ये कभी भी जा सकते हैं, मतलब इनको बचाना बहुत ही मुश्किल पड़ेगा। तो हिज लाइफ इज हैंगिंग बाई अ थ्रेड। टू हैंग बाई अ थ्रेड माने नाजुक स्थिति में होना। सपना, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सपना रेगुलर रह करो, टाइम पर आ जाया करो। ये एक कहावत है, ये कैपिटल बी से भी शुरू हो रहा है, यहाँ पर फुल स्टॉप भी दिख रहा होगा आपको, देखो हर जगह पर फुल स्टॉप नजर नहीं आ रहा होगा, देखो इसमें फुल स्टॉप नजर आ रहा होगा, इसमें, ये भी चीजें ध्यान रखना। हाँ, आज CHSL का एग्जाम था। हाँ, पता है मुझे, कल भी था। कैसा हुआ तुम्हारा एग्जाम सपना? एग्जाम कैसा हुआ? 71 क्वेश्चंस, कम है, आजकल की कंपटीशन के हिसाब से कम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कोई कुंभ का मेला भी नहीं है, सीधी सी अपने आप को पॉजिटिव रखना भाई। किसी दिन मैं आप लोगों को अपनी कहानी भी बताऊंगा। मैं CGL क्वालिफाइड व्यक्ति हूं, CGL की नौकरी लगने के बावजूद भी मेरे हाथ में नौकरी नहीं आई, बड़ी झंझटें हैं। हाँ हाँ, पर बट आई एम वेरी पॉजिटिव माइंडेड, सही है ना, मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है। अब बताएंगे आपको प्रियंका किसी दिन, लंबी कहानी है, किसी दिन रुमाल लेके बैठना तब आपको पता चलेगा कि हम लोग ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे आप लोगों को। हाँ, कुछ चीजें बहुत ही हैं, बताएंगे किसी दिन फ्री समय में, हो सकता है कल हो सकता है किसी दिन, तो अब रेगुलर आओ थोड़ा बताओ, अरे किसी दिन बताएंगे, टेंशन मत लो। और हो सकता है कल ही बताऊं मैं तुम लोगों को, तब तुम लोगों को पता चलेगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं ना कि मतलब लाइफ में क्या गलतियां नहीं करनी है, तो मेरी स्टोरी एक बार जरूर सुन लेना। मेरी स्टोरी, अब मैं तो खैर जैसा भी हूं वैसा हो गया, पर आपको मोटिवेट करने के लिए पर्याप्त रहेगी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी स्टोरी, ऑफलाइन वाले, स्टोरी सुन सुनकर अपने आप को मोटिवेट करते रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितनी बार सफल हुआ, फिर क्या क्या मतलब मेरे साथ में लोचे पड़े हैं। किस्मत होती है हर चीज की। हाँ, बेगर्स कैनॉट बी चूजर्स, बेगर्स कैनॉट बी चूजर्स का मतलब होता है, अच्छा मैथ टफ था, कोई बात नहीं है। हाँ, बेगर्स कैनॉट बी चूजर्स का मतलब होता है दान की बच्चियां, हिंदी में, अब शुद्ध हिंदी में अगर कहावत समझेंगे तो दान की बच्चियां के दांत नहीं गिने जाते। कहने का मतलब होता है, अब तुम कहोगे सर ये कैसी कहावत है, यानी कि अगर मैं आपको कोई चीज दान में दे रहा हूं, अब उसमें आप कमियां निकाल रहे हो, तो ये कोई बात नहीं है। अब जैसे मान लो कोई गरीब भिखारी है, क्या कहते हैं, उसे ठंड लग रही है, और मैं मतलब ठंड में, मतलब उसे कोई मतलब कंबल देने गया हूं, तो वो मुझसे कहेगी ना मुझे कंबल नहीं चाहिए, मुझे ये वाला कंबल चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? दान में जो चीज मिल रही है या भीख में जो चीज मिल रही है, उनमें आप चॉइस नहीं कर सकते। आप कोई मार्केट में नहीं है जहां पे आप पैसा खर्च करने जा रहे हो। तो बेगर्स कैनॉट बी चूजर्स का मतलब होता है दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते। अभी आप मुझसे फ्री में पढ़ रहे होते तो मैं हफ्ते में मतलब जो चाहूं वो वहां से शुरू करूं, मुझे फिर आपसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज वो मैं आपको शिक्षा दान में दे रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे पेमेंट ले रहा हूं, तो मुझे आपके हिसाब से भी पढ़ाना पड़ेगा, जो आपकी जरूरत है वो पूरी करनी पड़ेगी, हाँ या ना। यहाँ पे आप लोग बेगर्स नहीं हो, आप लोग हमसे, हमें आपने पैसे दिए हैं। मैं क्लियर बातें करता हूं, ठीक है ना। बेगर्स कैनॉट बी चूजर्स मींस दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते। एट सिक्सेस एंड सेवंस, एट सिक्सेस एंड सेवंस ये बहुत कॉमन है। इसका मतलब होता है बिखरा हुआ होना, फैला हुआ होना, तितर बितर होना। नॉर्मली एक बैचलर का कमरा जो किराए पर रह रहा हो, उसके कमरे की क्या स्थिति होती है, कोई घुसेगा तो एक मोजा वहां टंग रहा है ना। लड़कियों का भी हो सकता है, सबके अपने अपने सिस्टम पर, लड़कियां थोड़ी सिस्टमेटिक होती हैं, लड़के थोड़े से मतलब हुड़दंगी टाइप के होते हैं, तो मोजा एक वहां पर टंग रहा है,
बेल्ट कहीं टंग रही है, शर्ट कहीं पड़ी हुई है, पैंट कहीं पड़ी हुई है, मतलब किताबें कहीं बिखरे हुए हैं, तो कोई भी चीज, उनका कमरा कैसा मिलेगा उन्हें, बिल्कुल एकदम डिसऑर्डर में। तो ऐसा जो डिसऑर्डर वाला होता है उसे बोलते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन। जैसा कोई डकैती पड़ी किसी के घर में, तो सब जो डकैत होते हैं वो सामान इधर उधर फैला के चले जाते हैं, सही है ना। तो कमरा कैसा हो जाएगा, इट विल बी एट सिक्सेस एंड सेवन, बिखरा हुआ, फैला हुआ, तितर बितर, ऐसे सेंस में। ओके, ये भी एक कहावत है, मेक हे का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा वो पीली पीली सूखी घास जिससे झोपड़ी वगैरह बनती है। वाइल द सन साइंस, मतलब भाई सीधी सी बात है, घास को आप सुखाने रख रहे हो, सूखी घास, घास को किसी भी चीज को सुखाना है तो तभी तो सुखाओगे जब सूरज चमक रहा हो, जब बारिश हो रही हो, या मतलब सूरज ढल चुका हो, तब सुखाने से कैसे सूखेगी कोई चीज। तो इसका मतलब क्या है, मौके पे चौका मारना, बहती गंगा में हाथ धोना, मौके पर चौका मारना या बहती गंगा में हाथ धोना, मेक हे वाइल द सन साइंस। यू शुड ऑलवेज मेक हे वाइल द सन साइंस, मतलब आपको हमेशा क्या होना चाहिए, अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए, मौके पे चौका मारना चाहिए। और ये 10वां जो है 3 आवर्स, 3 आवर्स का मतलब क्या है, अब देखो इसके 3 आवर्स के साइंस में अलग मीनिंग है, रिसाइकल, रीयूज, ऐसे करके कुछ होते हैं मीनिंग, लेकिन हमारे इंग्लिश में जो आएगा कभी 3 आवर्स, तो इसका मतलब होता है, पहला तो होता है रीड, फिर होता है राइट, और तीसरा होता है अरिथमेटिक। अब तुम ये मत समझना कि ये आर से क्यों नहीं शुरू हो रहे, आर से शुरू होने पर रा साउंड जरूर आएगा, पढ़ना लिखना और गणित, रीड राइट अरिथमेटिक, ये चीज। 3 आवर्स का मतलब, इंग्लिश वाले 3 आवर्स का मतलब ये, वो आपको वैसे ऑप्शन भी देंगे, रीडिंग, रीजनिंग, ऐसा करके, रिसाइकलिंग, जो भी दे सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, लिखना पढ़ना और गणित। एक बार चेक कर लो सब, ये वाले 10, फिर अगले 10, अभी इसके बाद 10 और हैं। सात की हिंदी, दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते, दान में मिली हुई बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते, कि तुम्हें दान में कोई बच्चिया मिल रही है, तुम उसके दांत भी गिन रहे हो कि इसमें दांत कम है या दांत ज्यादा है। भीख में मिली हुई चीज में हम अपनी पसंद और नापसंद नहीं जाहिर कर सकते, जो भीख में मिल रही है बस वही। दूसरा वाला, टू हिट द बुल्स आई का मतलब है सर्वाधिक सफलता प्राप्त करना, सर्वाधिक सफलता प्राप्त करना, टू गेट मैक्सिमम सक्सेस, ठीक है। हटा रहा हूं भैया, आगे पहुंच रहा हूं। प्रियंका डन, ओके सनी, दीक्षा ओके, अब देखना, विंडो शॉपिंग। अब विंडो शॉपिंग का मतलब क्या है, हम में से कई लोग, जैसे मैं अपनी भी बता रहा हूं, हम लोग अब अलीगढ़, अब हम अलीगढ़ में रहते हैं, अलीगढ़ में भी हैं एक दो मॉल हैं अब बढ़िया से, हम वहां जाते तो हैं पर सेल्फी वेल्फी खिंचवा के ही आ जाते हैं, खरीदते कुछ भी नहीं है, बस घूम घाम के थोड़ी देर एसी की सी हवा खा के, चीजों को देख देख के, बाहर बाहर से ही निहार के ही आ जाते हैं। तो ऐसी शॉपिंग को बोलते हैं विंडो शॉपिंग, खाली देख देख के आ जाना, खरीदना कुछ भी नहीं। अलीगढ़ में नुमाइश लगती है, बहुत ही पॉपुलर नुमाइश है, हम इतनी बार हर साल से जाते हैं, और साल में 2-3 बार भी हुआ आते हैं, खरीदते कुछ भी नहीं है, बस झूला वूला झोला सॉफ्टी वॉफ्टी का, मतलब बाकी की चीजों को बस खाली देख देख के आ जाते हैं, खरीदते कुछ भी नहीं है। तो ऐसी शॉपिंग को क्या बोलते हैं, विंडो शॉपिंग। चीजों को देखना पर खरीदना नहीं है, बेस बिल्कुल सही, सिर्फ देख देख के आ जाना, खरीदना कुछ भी नहीं। सॉप लिफ्टिंग, सॉप लिफ्टिंग का मतलब है, ये आजकल ज्यादा चल गए हैं, लेकिन अब इसको रोक के लिए, इसी ऐसी चीजों को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा, आपने देखा होगा
ज्वेलरी की दुकान पे कोई पहुंचा, भाई साहब ये वाली अंगूठी दिखाना, भाई साहब वाली अंगूठी दिखाना, भाई साहब ये दिखाना, इधर एक अंगूठी पार। तो ऐसे दुकानदार को बेवकूफ बनाकर अगर कोई सामान चुरा रहे हो, मोबाइलों की दुकान पे भाई साहब वाला मोबाइल, एक मोबाइल जेब में। तो आजकल तो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाते हैं, लेकिन पहले तो नहीं थे। तो ऐसे काम पहले भी होते रहे हैं, टॉफी की दुकानों में गुटखा वगैरह फाड़ लिया, बहुत सारी चीजें रहती थी। तो उसी को बोलते हैं सॉफ्ट लिफ्टिंग। इन सबको याद रखने के लिए प्रैक्टिस कैसे की जाए? देखो पहले तो याद रखो, पहले प्रैक्टिस नहीं, पहले चीजों को याद रखने की कोशिश करो। अब जैसे मैं हूं, मुझे लगभग कुछ नहीं तो हजारियों इडियम्स फ्रेजेस, हजारियों वन वर्ड सब याद है। फिर मैं, हम लोग तो खैर टीचर्स हैं, हम लोग को अब आवश्यकता भी नहीं है प्रैक्टिस करने की, अपने टाइम पे हम करते थे। स्टूडेंट को हम बस ये रिकमेंड करेंगे, पहले याद कर लिया, उसके बाद प्रीवियस पेपर्स वगैरह लगाओ, तो उसमें आपको मिलेंगे ये 4 ऑप्शन वाले, तब उनमें से प्रैक्टिस करते रहो। प्रीवियस ईयर्स के जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, और तुम चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे थे, मान लो तुम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अगर आपके पास और किसी चीज की, एनडीए के क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं, सीडीएस के मिल रहे हैं, एयरफोर्स के मिल रहे हैं, डीएमआरसी के मिल रहे हैं, पेट के मिल रहे हैं, यूपी टेट के मिल रहे हैं, जिसके मिल रहे हैं उनके करो, जिसमें आप, अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है हर एक का। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि किस चीज की पूछ रहे हो आप, हमें एसएससी के पेपर से मतलब नहीं, हमें एनडीए से मतलब नहीं, हमें तो इंग्लिश से मतलब है, सीधी सी बात। इंग्लिश आती है तो आप कोई सा भी पेपर कर सकते हो, दैट्स इट। यही मैं, मेरे दिमाग में रहती है हमेशा, ठीक है ना। तो आप भी इन चीजों की प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठाएं, बड़े बड़े पेपर उठाएं, सीजीएल के जिसमें 200-200 क्वेश्चन होते हैं, सीपीओ के अगर मेंस के उठाओगे ना, उनमें 200-200 नंबर के होते हैं। तो बड़े पेपर उठाओगे तो ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, छोटे पेपरों में आपको वो रहती है। सीजीएल की इंग्लिश टफ होती है? नहीं, टफ कुछ नहीं होता, टफ होती है, टफ डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर। कोई पेपर ऐसा भी हो सकता है जो आपको बहुत सरल लग रहा हो पर दूसरे को टफ लगा हो, वो आपकी तैयारी के ऊपर निर्भर करता है प्रियंका। इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड देन नथिंग इज टफ फॉर यू, ठीक है ना। तो बस जस्ट गेट वेल प्रिपेयर्ड। हाँ, सॉफ्ट लिफ्टिंग समझ में आ गया, विंडो शॉपिंग समझ में आ गया। विदाउट एनी राइम और रीजन। अब देखो आजकल के स्कूलों में तो ऐसा सिस्टम है कि अगर किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट को पीट दिया तो वो स्टूडेंट मतलब केस भी कर देता है। आजकल तो ऐसा चल रहा है, स्कूलों में केस भी करता है। सर सीजीएल पास करना है हमें, तो सीजीएल के लिए बहुत मेहनत चाहिए सपना इस समय। मतलब ये समझ लो, देखो अधिकारी बनना है तो अधिकारी जैसी मेहनत पहले करनी पड़ेगी, तभी आप बाद में रुतबा दिखा पाओगे। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सब हर पेपर के लिए है, सीजीएल के लिए है स्पेशली। मैं तो मुझे अलीगढ़ में सीजीएल स्पेशलिस्ट ही बोलते हैं। सीजीएल और सीपीओ में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं। मेंस में आप लोग यकीन नहीं करोगे, 200 में से 190 बिल्कुल कहकर 180 प्लस 190 तक लाते हैं बच्चे। हाँ, टारगेट अगर यस 2023, यस ऐसा नहीं, बिल्कुल टारगेट ऐसे बनाओ, टाइम लो पूरा, टारगेट सेट करो। ये नहीं भीड़ के हिसाब से चलो, पहले 2023 अब लग कर तैयारी करो, ऐसी तैयारी करो कि बस बाद में जब जिस दिन आप फॉर्म भरो आप बिल्कुल रेडी होने चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, हमारी ड्यूटी है आप लोगों को ये मतलब जो है आपका सपना पूरा करना है। लेकिन मैं खाली इंग्लिश के दम पे तो नहीं कह सकता, आप मैथ्स को भी ध्यान रखना है आपको, पहले प्री पास करना है, फिर मेंस पास करना है, फिर टीयर 3 है, बहुत सारी चीज है। हम आपकी इंग्लिश की हेडेक में ले सकता हूं। अगर आप नॉर्मल पेपरों में 50 में से अगर इस समय आप 25 ला सकते हो, 50 में से 25 अगर आपके स्कोर रहता है, तो मैं आपको पास करवा सकता हूं 2023 तक 100% सीजीएल। इंग्लिश में तो मतलब 200 में से 180 कह के दिलवा दूंगा अगर आपके 50 में से 25 आते हैं नॉर्मल टेस्टों में तो। लेकिन 50 में से आपके 2-4 ही आते हैं तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता ज्यादा, है ना, फिर और टाइम चाहिएगा। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, आजकल क्या है कि स्टूडेंटों को टीचर ने अगर पीट दिया स्कूल में तो केस पड़ जाता है। हमारे टाइम पे तो क्या होता था स्कूलों में, टीचर आए कान पे मतलब जो है थप्पड़ मार दिया, अब हम ये भी नहीं पूछ पाते थे क्यों मारा, क्यों पूछ लिया तो हो सकता है एक और पड़ जाता, हम चुपचाप खा पी के आ जाते थे, थप्पड़ वप्पड़ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमारे टाइम पे कोई केस वेस नहीं था, बल्कि मम्मी पापा ने तो छूट दे रखी थी स्कूल के टीचरों को भी और ट्यूटर्स को भी, सबको, कि तोड़ दो इनकी हड्डियां पसलियां, ऐसे ही था। तो विदाउट एनी राइम और रीजन का मतलब होता है बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के, अकारण। सर स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही?
फिर तुम दो, जोड़ हम देंगे। हाँ हाँ तो जो भी है, मतलब विदाउट एनी राइम और रीजन का मतलब होता है, अमन दिखाई दे रही है स्क्रीन? औरों को तो दिखाई दे रही है अमन, तुम्हें ही दिखाई नहीं दे रही है। औरों को वीडियो नजर आ रही है? एक बार प्लीज एक बार ओके की रिपोर्ट देना। देख लो, प्रियंका को नजर आ रही है, सनी को नजर आ रही है, दीक्षा को। तो तुम्हारी उसमें कोई कमी है भाई? हमारी तरफ से ओके चल रहा है फिर। चलो कभी कभी आवाज ही सुन ले करो, ठीक है। हाँ, ये हो गया बिना किसी का। टू स्विम विद द टाइड, टू स्विम विद द टाइड का मतलब होता है सभी लोग हाँ कर रहे हैं तो तुम भी हाँ कर रहे हो, सभी लोग ना कर रहे हैं तो तुम भी ना कर रहे हो, जो सब लोग कर रहे हैं वही तुम कर रहे हो, देन यू आर स्विमिंग विद द टाइड। सब जिस ओर जा रहे हैं तुम भी उसी के साथ जा रहे हो, उसी बहाव में जा रहे हो। जैसे सब मोदी जी को वोट डालने जा रहे हैं, तुम भी मोदी जी को इसलिए वोट डालने जा रहे हो क्योंकि बगल वाला भी जा रहा है, उधर वाला भी जा रहा है, उधर वाला भी जा रहा है, देन यू आर स्विमिंग विद द टाइड। अब जैसे हमारे इंडिया में ज्यादातर यही होता है, इंडिया में भेड़ चाल जिसे हम बोलते हैं। आपने देखा होगा इंटर करने के बाद बच्चे क्या होता है, बच्चों के दिमाग में मतलब सीधे यही भर दी जाती है, वही सॉरी ग्रेजुएशन के बाद एमबीए बीटेक ऐसी चीज है, मतलब पढ़ाई लिखाई में बीटेक और एमबीए यही दो शब्द ज्यादा सुनाई देते कि बीटेक करेगा या एमबीए करेगा, या बीबीए जैसा बोलते हैं, बीटेक बीबीए होता नहीं होता है। तो जैसे ही इंटर करके चुकता है तो बीटेक की तैयारी ज्यादातर लोगों को। अरे इतने बीटेक हो जाएंगे तो फिर बीटेक वालों को नौकरी मिलेगी कैसे? कुछ बीटेक करो, कुछ एमबीए करो, सबको अच्छी अच्छी नौकरी मिलेंगी। लेकिन हमारे इंडिया में क्या कि ना तू भी बीटेक कर, उसने बीटेक करी है तो, है ना। हाँ प्रियंका सूर्यवंशी, तुम भी बीटेक, तो तुमने भी क्यों करी बीटेक? अब या तो तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहा हो, अब तुम बीटेक करके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हो, खुद सोचो, जस्ट इमेजिन। मैं एमबीए करके मतलब परचूनी की दुकान खोलूं, तो उस तरीके की बातें हो जाती हैं। तो बीटेक वगैरह या मतलब कोई भी चीज जो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग क्या है लोगों के हिसाब से चल रहे थे कि मेरी सहेली ने वो भर दिया, मेरे दोस्त ने वो भर दिया, इलेक्ट्रिक ब्रांच में प्राइवेट में स्कोप नहीं, तो फिर लिया क्यों? ऐसा ब्रांच लिया क्यों, इलेक्ट्रिकल ब्रांच? अच्छा पसंद थी, चलो कोई बात नहीं है। अब झटके ही पसंद है मतलब फिर कोई बात ही नहीं है। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, टू स्विम विद द टाइड। और यहीं पर विद की जगह पर अगर अगेंस्ट हो जाए तो इसका मतलब होता है बहाव के खिलाफ जाना, बहाव के खिलाफ जाना। हाँ बिल्कुल, साइंस बैकग्राउंड वालों ने ही कॉम्पिटिशन बना रखा है। एक्चुअल में अमन होता क्या है, देखो सभी लोग, आप अगर आपका कोई भाई बंधु है, देखो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उसको सरकारी नौकरी की तैयारी करानी है तो उससे कहो भैया आर्ट साइड ले, तो साइंस साइड लेकर उस चीज की भी पढ़ाई करना और फिर कॉम्पिटिशन की पढ़ाई करना नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिशन में भी अब टाइम चाहिए पूरा। आपका कोई भाई बंधु अगर मतलब पढ़ना चाहता है और सरकारी नौकरी तैयारी करना चाहता है तो प्लीज मेक श्योर दैट ही टेक्स आर्ट साइड, ठीक है। इस तरीके की चीजों का ध्यान रखना। तो टू स्विम विद द टाइड या अगेंस्ट द टाइड का मतलब है बहाव के साथ जाना, बहाव के खिलाफ जाना। सब हाँ कर रहे हैं, तुम ना कर रहे हो, देन यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड। टू फ्लाई द काइट, आप में से कोई पतंगबाज, कोई उड़ाता पतंग वगैरह? चलो नहीं भी उड़ाता हो, पतंग उड़ाने से, अच्छा प्रियंका तुम पतंग भी उड़ा लेती हो, तारों वाली चलो जस्ट किडिंग। पतंग उड़ाने से क्या पता चलता है? टू फ्लाई द काइट, पतंग उड़ाते हैं तो क्या पता चलता है हमें? हाँ अमन, होली पर उड़ती है या बैसाखी पर उड़ती है या क्या कहते हैं जन्माष्टमी पर उड़ती है, उड़ती रहती है पतंगे। तो पतंग उड़ाने से पता क्या चलता है, ये चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे। पतंग उड़ाने से हमें क्या चीज पता चलती है? हवा का रुख पता चलता है, हवा का रुख। अब यहां पे हवा का रुख अलग सेंस में, इडियोमेटिक सेंस में, जैसा पॉलिटिक्स, मतलब जैसा 2022 में चुनाव आने वाले हैं, यूपी में चुनाव होने हैं, ठीक है, सीएम के लिए विधानसभा चुनाव होने। तो अब कई लोग शहरों में घूमेंगे, लोगों से पूछेंगे हाँ भाई साहब आप किसको वोट दोगे, योगी जी को दोगे, अखिलेश को दोगे, मायावती को दोगे, इसको दोगे, किसको दोगे? इस तरीके के सवाल जवाब पूछे जाएंगे। तो वो इन चीजों से हवा का रुख पता करने की कोशिश करेंगे कि लोग कौन सी पार्टी की ओर हैं। तो दे आर जस्ट फ्लाइंग द काइट। तो टू फ्लाई द काइट का मतलब है लोगों की राय जानना, लोगों की राय जानना, यस। हवा का बहाव जानना मतलब लोगों की राय जानना कि लोग किस ओर जा रहे हैं। टू फ्लाई द काइट।
ठीक है। टू स्टील द शो या थंडर, नॉर्मली आप लोगों अब देखो इसका मतलब होता है कोई परफॉर्मेंस हुई, 5-6 लोग मतलब जो है उसमें पार्टिसिपेट हुए, 5-6 लोगों ने मिलकर कोई काम किया, लेकिन पूरी वाहवाही ये ले गया, पूरी वाहवाही ये ले गया, सबने इसकी तारीफ ज्यादा कर दी, तो ही स्टोल द शो, ही स्टोल द शो। जैसे हम नॉर्मली एग्जांपल देते आए वो बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान में सलमान खान था, सलमान खान की संग में एक बच्ची थी मुन्नी, हर्षाली मल्होत्रा, ठीक है। तो पूरा क्रेडिट कौन लगी उस मूवी का, आधे से ज्यादा क्रेडिट वो मुन्नी ले गई, लोगों ने उस मुन्नी को बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया, है ना, अब वो लगी भी बहुत क्यूट थी, तो मुन्नी, सही है ना, स्टोल द शो, ठीक, इस तरीके से। तो स्टील द शो का मतलब होता है पूरी वाहवाही, पूरा क्रेडिट ले जाना। टू क्राई वुल्फ, ये बचपन में आपने कहानी सुनी होगी, भेड़िया आया भेड़िया आया, एक आदमी था वो अपने भैंसों को चराने जाता था, बकरियों को, तो वो वहां पे ऐसे मजे के लिए भेड़िया आया चीखता था, तो लोग आ जाते थे, है ना, तो इस तरह की कहानी आपने सुनी होगी। फिर एक दिन असली में आ गया, वो बात की कहानी है कि असली में आ गया, उसने चीखा, कोई नहीं आया, सबको लगा मजाक कर रहा होगा, तो इस तरीके की कहानी थी। लेकिन अब यहाँ पे भेड़िया आया, टू क्राई वुल्फ का मतलब है अफवाह फैलाना, अगर आप कोई चीज जो है ही नहीं है उस चीज को फैला रहे हो, देन यू आर क्राइंग वुल्फ, अफवाह फैलाना, अफवाह को बोलते हैं रूमर, ओके। ओके है यहां तक। टू क्राई फॉर द मून, अब ये कहां से बना है, एक राजा था, उसका इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा था, इसलिए जो भी चीज जिद करता था वही पूरी कर देता था वो राजा। भाई सीधी सी बात, राजा, राजा का बेटा राजकुमार है, जो कहेगा वो हाजिर कर देता था, उसके कहने से पहले ही लाके रख देता था, मतलब उसकी हर जिद पूरी करता था। एक दिन ये बालकनी में खड़ा हुआ था रात के समय, उसने चंद्रमा को देख लिया, उसने चंद्रमा को देख लिया और जिद करने लगा बालकनी से कि मुझे ये चाहिए खेलने के लिए, और जिद पे अड़ गया, तो ही वॉज क्राइंग फॉर द मून, ही वॉज क्राइंग फॉर द मून। अब बताओ ये चंद्रमा पॉसिबल है चंद्रमा लाके देना, वो कहने वाली बात है कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, पर ये पॉसिबल तोड़ना, ये कहने के लिए होता है कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। तो टू क्राई फॉर द मून का मतलब होता है कोई असंभव सी चीज की मांग करना, किसी असंभव सी चीज की मांग करना, हालांकि उसकी ये विश भी पूरी की गई। अब ये कैसे की गई, ये स्टोरी किसी दिन तो मैं बाद में ये भी समझाएंगे, पूरी पूरी स्टोरी है, इनके दो दो पार्ट्स हैं, ये तो अभी बस आपको ऐसे याद रखना है। टू क्राई फॉर द मून का मतलब होता है किसी असंभव सी चीज की मांग करना। क्लियर, सभी लोग तुरंत एक बार ओके ओके करके रिपोर्ट भेजते रह करो मुझे, दीक्षा ओके, है ना, उससे पता भी रहता है कि हाँ आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो, ओके ओके ओके, ठीक है सर। टू मेक बिग बक्स, टू मेक बिग बक्स का मतलब होता है मोटा पैसा बनाना, मोटा पैसा कमाना। बहुत से लोग, मेनी पीपल गो टू फॉरेन टू मेक बिग बक्स, ठीक है, बिग बक्स मतलब मोटा पैसा कमाना, ये बक्स मतलब वहां पर रुपयों को बोलते हैं हम लोग, सही है ना, हाउ मेनी बक्स, तो कितने रुपए का, हाँ मोटी कमाई करना। बहुत से लोग स्मगलिंग या 2 नंबर के काम शुरू कर देते हैं ताकि जल्दी पैसा कमा सकें और मोटा पैसा कमा सकें। अब हमने ऑफलाइन सेंटर डाला है मोटा पैसा कमाने के लिए मोटी कमाई करना। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, लिप्स का मतलब होता है छलांग लगाना, और छलांग लगा लगा के अगर आप जा रहे हो, है ना, बाउंड्स का मतलब ऐसे ही है, नॉर्मल बाउंड्स मतलब सीमाओं को बोलते हैं, है ना। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बड़ी तेजी से, बड़ी तेजी से, बहुत स्पीड से, दिन दुगनी रात चौगुनी। जैसे अंबानी, मुकेश अंबानी अर्न्स मनी बाय लिप्स एंड बाउंड्स, और उसने मतलब 2 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ पे तो वो 1-2 साल में पहुंच गया, 2 लाख करोड़ तक पहुंचने में उसे 15 साल लग गए, लेकिन 2 लाख से 4 लाख करोड़ तक पहुंचने में उसे 1.5-2 साल भी नहीं लगे। तो यानी कि मुकेश अंबानी अर्न मनी बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बड़ी तेजी से, क्या समझे, ओके।
लॉटरी सिस्टम जो होता है वो इलीगल, बिल्कुल लॉटरी सिस्टम इलीगल होता है। अगर आप क्या कहते हैं, सरकार से परमिशन लेके लॉटरी, अब लॉटरी सिस्टम कैसा, एक होता है कमिटी, जिसे हम कमिटी बोलते हैं अपनी भाषा में। कमिटी भी सरकारी भी होती है और वैसे भी होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, बहुत सी चीजों में रजिस्टर्ड है तो कोई बात नहीं, अगर आप टैक्स वगैरह दे रहे हो हर चीज से, लॉटरी से हो किसी भी चीज से। ठीक है सब। अच्छा आप देखो एक चीज और, आप लोग हमारे ऐप से मतलब जो है बाकी की चीजें भी पढ़ ही रहे होगे, कौन कौन पढ़ रहा है बाकी की चीजें? प्रियंका, ये क्या लिखा अमन? अच्छा, सभी लोग पढ़ रहे हो बाकी की चीजें भी। तो अगर कोई समस्या है, देखो मैं अपनी इस कोचिंग का, मैं फाउंडर मान लो मुझे, और मैं ही सबसे सीनियर हूं, मालिक समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है ना। अगर आपको कोई समस्या है किसी टीचर के रिगार्ड में या मेरी रिगार्ड में, तो आप सीधे बता सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फेस टू फेस आप बता सकते हैं। अगर आपको मैथ्स में कोई समस्या आ रही है, देखो थोड़ी बहुत अब वो टाइमिंग की वो कह सकता हूं, क्योंकि अब भागम भाग वाली जिंदगी हो गई है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, आप लोगों के चक्कर में हम लोग अपने 2-2 3-3 घंटे हम लोग को स्पेंड करने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब जो कह दिया सो कह दिया, ये भी है। अगर किसी चीज में कोई दिक्कत आई, ओके सर अभी तक तो कोई नहीं है, और हम कोशिश करेंगे आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, वी विल नेवर, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू नॉट लेट यू डाउन, ठीक है ना। थर्ड वाला रिपीट करेंगे, थर्ड वाला, बिना किसी कारण के, विदाउट एनी राइम और रीजन। दो की हिंदी, शॉप लिफ्टिंग का मतलब होता है दुकानदार को बेवकूफ बनाकर चोरी करना, दुकानदार को बेवकूफ बनाकर कोई सामान उठा लेना, ठीक है। और कोई भी समस्या हो, आप नंबर है, सब चीज है, आप बता सकते हैं कि ये समस्या आ रही है सर। अमन शायद तुम्हारी समस्या, तुमने तो समस्या पूछ पूछ के तुम्हें तुम्हें पहले बता दें। देखो मैंने शायद इस बैच में भी, ऐप पर भी बताया था, हमारी भी अपनी भी थोड़ी सी प्राइवेट जिंदगी है ना, पर्सनल लाइफ भी है। हम हर समय आपके लिए तैयार नहीं हो सकते। और दूसरी बात, आप मुझसे कोई समस्या पूछोगे जो टॉपिक नहीं हुआ है, शायद अमन तुम ही थे ना, अमन, हाँ या ना, तुम्हारी वो मैसेज थे जो मैंने तुम्हें बताया था, तुम ही थे ना वो, अब बता नहीं रहा। अरे तुमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे व्हाट्सएप पे, टॉपिक से अलग भागकर। हाँ तो बस मैं यही तो कंफर्म कर रहा था। तो देखो अमन, अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 टॉपिक करा दिए, आर्टिकल्स, नाउन्स और प्रोनाउंस, ठीक है। और मैंने आपको छूट दे दी कि अब कुछ भी पूछ लो तो तुम मैसेज करोगे, वो यहाँ पे बोर्ड पर करा दिए जाएंगे। अब मैं अलग से पर्सनली, तुमने कोई मतलब ऐसा भेजा है, मैं उसका जवाब दे सकता हूं, समझा तो मैं सिर्फ यही सकता हूं कि वो कैसे है क्यों नहीं है, ठीक है। सनी गौतम 3 का रिपीट, विदाउट एनी राइम और रीजन का मतलब है बिना किसी कारण के, ठीक है अमन। सभी लोगों के लिए, मतलब अमन के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए, कि अगर मैं आपके कोई मैसेज का जवाब नहीं दे रहा हूं तो मे बी आई एम वेरी बिजी, ठीक है। और या फिर हो सकता है वो मतलब मैं जवाब देना ही नहीं चाहता, तो कोई भी चीज आप समझ सकते हो, जैसा आप समझो, जवाब टाइम पे ही दिए जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय। सर आप जो पढ़ाते हैं वो साथ के साथ याद हो जाता है, हाँ तो कोशिश यही करते हैं हम। सर एग्जाम हो अगर तो कहां से क्लियर करें, देखो अमन, हमने आपसे ये नहीं कहा, हमने आपको अपने ऐप पर ऐड किया है, हमने अगर ये, हमने ये कह के पढ़ाया भी, मतलब जो तुम्हारा पेपर आने वाला नजदीक उससे पहले खत्म करवा देंगे सारी चीजें, ऐसा कोई प्रॉमिस, मैं फेक प्रॉमिसेस नहीं करता, और ना मैं अपने टीम मेंबरों को करने देता। नॉर्मली मैं डांट भी देता हूं, भरत सर और मतलब कई टीचरों को मैं समझा देता हूं कि भैया देखो कोई फेक प्रॉमिस नहीं, कि मान लो 20 दिन बाद पेपर है किसी का, कि हम तब तक करा देंगे, ऐसी फेक प्रॉमिसेस मैं नहीं करता। हमारा काम है पढ़ाना, ये आपकी गलती है कि आप हमसे लेट जुड़े, ठीक है ना। अब और बाकी जैसा ऊपर वाले ने चाहिए, अब आगे के पेपर के लिए एक बार हमें, एक बार पूरा मौका दो, फुल टॉपिक करा लेने दो, फिर करते रहना तुम जो भी करना है, फिर प्रैक्टिस करते रहना, जो भी करना चाहो तब करना। तो हमें तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम मुझसे क्यों नहीं पूछोगे, ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल, सी यू टुमारो, थैंक यू, बाय।